हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉवेल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, रिटन बाय मोहसिन हामिद। मोहसिन हामिद जो है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने 2007 में ये नॉवल लिखा था, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी चैप्टर नंबर 1 की समरी डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों में आपके लिए सुनने में आसानी होगी। नेक्स्ट अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। Chapter 1 of The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid sets the stage for the novel's exploration of identity, belonging, and the effects of post-9/11 politics on individuals. ये जो पूरा नॉवल है, इसके अंदर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी के इशू, बिलोंगिंग के इश्यूज, जो भी पॉलिटिकल किसी भी एस्पेक्ट में, इन ह्यूमन लाइफ में जो भी इसको किसी भी एस्पेक्ट में आइडेंटिटी के इशू आते हैं या देखने को मिलते हैं, उसमें ये नॉवल डील करता है। उसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट जो हुआ, और उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी बेसिस, इसकी फाउंडेशन इस नॉवल की किस चीज़ के ऊपर खड़ी है, तो वो इवेंट था 9/11 का, जिसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल के, वो पूरा इवेंट क्या था और इस नॉवल में कैसे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। सो वो एक अलग क्वेश्चन है जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। द चैप्टर इज नरेटेड बाय द प्रोटैगनिस्ट, यानी प्रोटैगनिस्ट आपको पता होगा कि हीरो को कहते हैं, मेन जो किसी भी नॉवल ड्रामे का हीरो होता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। कि इस चैप्टर का जो नरेशन है वो एक हीरो ने किया हुआ है, यानी उसके उसके पर्सपेक्टिव से ये नॉवल लिखा गया है, जिसका नाम चंगेज़ है। यंग पाकिस्तानी मैन, जो कि पाकिस्तान का एक यंग नौजवान है, as he engaged in a conversation with an unidentified American stranger in a cafe in Lahore, पाकिस्तान के ये मेन जो बातचीत इस पूरे नॉवल में होती है। और चैप्टर 1 में अगर हम देखें, जहाँ से स्टार्टिंग है इस पूरे नॉवल की, वो ये है कि एक पाकिस्तानी लड़का जो कि जवान है, उसकी एक अनआइडेंटिफाइड अमेरिकन स्ट्रेंजर के साथ एक कैफ़े में, जो कि लाहौर में पाकिस्तान में है वो कैफ़े, उधर बैठ के एक जो है ना वो कन्वर्सेशन होती है, उसके बारे में, उसमें फिर डिफरेंट जो चीज़ें रिवील होती हैं उसके बारे में वो पूरी कन्वर्सेशन इस पूरे नॉवल के अंदर लिखी गई है। The chapter opens with Changi's observation of the Americans' appearance and behavior, highlighting the cultural differences between the two characters. Changi's narration is infused with a sense of nostalgia, suggesting that he was undergone a significant transformation since the events he is about to recount. उसने पूरा इस पूरे नॉवल के अंदर जो वो डिस्कस करेगा, वो कैसे उसकी ऑब्जर्वेशन अमेरिका और उसके लोगों के बारे में क्या थी, और उनके बिहेवियर्स के बारे में क्या थी, कैसे उसको कल्चरल डिफरेंसेस फेस करने पड़े, और वो उन दोनों करेक्टर्स में वो कल्चरल डिफरेंसेस हमको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कि चंगेज़ वो जो तमाम चीज़ें उस पूरे नॉवल में आगे फर्स्ट चैप्टर के बाद बाकी तमाम चैप्टर्स में जो डिस्कशंस करेगा, वो बताएगा उसको जो नॉस्टैल्जिया फील होगा, वो सारी इन चीज़ों के बारे में बात करेगा कि वो अपनी पुरानी जो यादें हैं उनको रिकाउंट करता है, रिमेंबर करता है। वो तमाम चीज़ें जब चलेंगी, वो इवेंट्स के बारे में बात करेगा, कैसे उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, और उसकी पूरी जो उसकी करैक्टर के अंदर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई है, वो उन तमाम इवेंट्स के बारे में बात करेगा कि वो अब ऐसा क्यों है, और वो जो तमाम कल्चर डिफरेंसेस हैं उसने उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एज द कन्वर्सेशन प्रोग्रेसेस, चंगेज रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस एज अ हाईली सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कि वो बताता है कि वो बहुत कामयाब एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस एनालिसिस्ट था, जिस जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, और बहुत अमेजिंगली डिपिक्ट हुए हैं इस नॉवल के अंदर। वो एक्सपीरियंसेस बहुत कमाल लगते हैं आपको पढ़ते हुए। He speaks of his initial infatuation with America, its opportunities, and the American dream. कि वो अगर आपने अगर आप लिटरेचर को पढ़ रहे हैं या आपको हल्का फुल्का इसके बारे में पता है, तो आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, हनीमून पीरियड जिसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट डजेंट रिलेट विद पीपल यूजुअली रिलेट हनीमून विद, बट इसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हनीमून पीरियड वो होता है जब कोई एक इंसान दूसरी कंट्री या दूसरे कल्चर एक एनवायरनमेंट में जाता है, या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जिससे वो पहले फेमिलियर नहीं होता, उसको, या उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ये वाला एनवायरनमेंट छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट में जाए, जैसे पाकिस्तान या साउथ एशिया, या जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लड़कों की या बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अमेरिका या ब्रिटिश जैसे जगहों पे जाके रहें और वहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। तो उस जब कोई एक बंदा जो कि थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाता है और उसकी ख्वाहिश होती है, तो उसको डेवलप्ड कंट्री में जाके 3-4 महीने बड़े उसके हनीमून पीरियड वाले होते हैं, दैट उसको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ, मेरे साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर उसके वो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ के अंदर, उसको अपना जो पिछली जो ज़िंदगी उसने गुजारी होती है उसको याद आती है, उसको वो हर चीज़ जब रिमेंबर करता है तो वो तमाम चीज़ें डिस्कस करता है, और उसको फील होता है कि
शायद मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ से अब वापसी शायद मुमकिन नहीं है। तो वो सारी इन चीज़ों के बारे में बात करता है और फिर देखता है कि उसको तब तो वो बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड था अमेरिका से, लेकिन फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बताता है कि क्या हुआ। हाउएवर हिज टोन ग्रेजुअली शिफ्ट्स, सी कि उसकी फिर जो टोन होती है वो शिफ्ट होती है, हिंटिंग एट अ ग्रोइंग डिसएलियनमेंट विद द कंट्री एंड इट्स वैल्यूज़। फिर वो ऐसा लगने लग जाता है कि ये स्ट्रेंज सी चीज़ें हैं मेरे लिए। शायद एक एक टाइम तक आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उससे दूर होते चले जाते हैं, आपको आपकी ज़िंदगी से वो फेड होना शुरू हो जाती हैं, आपको उस कंट्री की वो वैल्यूज़ और कल्चर पसंद नहीं आ रहा था। वो आपने जो देखा है नरेटर की उसमें, यानी प्रोटैगनिस्ट जो नरेट करता है, उसके टोन के अंदर भी फिर ग्रेजुअल शिफ्ट आता है और वो पूरी अपनी वैल्यूज़, अपनी कंट्री की वैल्यूज़ को एडोर करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, चंगेज़ शेयर्स एनेक्डोट्स अबाउट हिज टाइम इन अमेरिका, such as his enrollment at Princeton University, his professional achievements, and his romantic involvement with an American woman named Erica. Through these stories, the author explores themes of cultural assimilation, the tension between personal and national identities, and the impacts of xenophobia and Islamophobia. वो कहता है कि ये डिस्कस डिफरेंट जो इवेंट्स उसकी लाइफ के अंदर हुए होते हैं अमेरिका में जाके, उनके बारे में डिस्कस करता है। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी एजुकेशनल लाइफ, यानी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलता है, उसकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आई वांट टू से कि बहुत अच्छे से डिपिक्ट हुई हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताई गई हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, वो बहुत खूबसूरती से लिखी गई हैं उसकी तमाम प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। एंड इज रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट विद द गर्ल, जो कि अमेरिकन वुमेन थी एरिका, उसके साथ वो तमाम बातें, उसके तमाम सीन्स वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट हुए हैं। जो स्टोरी है ये पूरी, उसके ज़रिए वो डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर करता है। जो कल्चरल असिमिलेशन है, कैसे उसको पहले वो वहाँ का कल्चर पसंद आता है, फिर उसके साथ इवेंट्स होते हैं कुछ ऐसे जो उसको उसके लिए नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं अपने पुराने कल्चर से। टेंशन कैसे नेशनल और पर्सनल आइडेंटिटीज़ की वजह से कैसे टेंशन्स क्रिएट होती हैं, और इम्पैक्ट्स ऑफ ज़ेनोफोबिया एंड इस्लामोफोबिया। सो पहले इस्लामोफोबिया को डिस्कस करते हैं कि कैसे दूसरे ममालिक के लोगों के दरमियान या दिलों में इस चीज़ को लेके डर है कि द पर्सन जो कि मुसलमान होगा या जिसका रिलीजन इस्लाम होगा, वो शायद एक खतरे की बात है, या वो एक अच्छा बंदा नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलत कर सकता है, वो एक थ्रेट है हमारे मुल्क के लिए या पर्सनली उनके लिए। तो ये इस्लामोफोबिया होता है। और ज़ाइनोफोबिया क्या होता है, इसके अंदर हम अगर डिस्कस करें, ज़ेनोफोबिया एक ऐसा फ़ियर है जिसके अंदर आपको फ़ॉरेन या जो स्ट्रेंजर लोग हैं या जहाँ आप चले गए हैं, वहाँ के कल्चर से आपको खौफ आना शुरू होता है, या आपको लगता है कि शायद मैं यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता। सो ज़ेनोफोबिया मीन्स दैट। तो वो आप ये देखेंगे कि उसको ये तमाम चीज़ें फेस भी करनी पड़ी हैं, इस्लामोफोबिया भी फेस करना पड़ा है, ज़ेनोफोबिया भी फेस करना पड़ा है, आइडेंटिटी के पर्सनल नेशनल आइडेंटिटी के क्राइसिस भी उसको देखने पड़े हैं, कल्चरल कैसे डिफरेंसेस थे उसके चीज़ों के दरमियान, वो तमाम चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है कि एज द चैप्टर कंक्लूड्स, the conversation in the cafe takes a more ambiguous turn, leaving the reader with a sense of unease and uncertainty. Obviously, जब एक नरेटर के उसमें आ जाती है चीज़ें, कोई ambiguous चीज़ और uncertainty और uneasiness आ जाएगी, तो रीडर के पढ़ने वाले के लिए भी वो वही चीज़ें छोड़ेगा, वही उसको फील होगा फिर। एंड आई थिंक दैट्स द थिंग दैट वो प्रूव करता है कि ये एक अच्छा नॉवल लिखा गया है, कि अगर जैसे नरेशन हो रही है वैसा ही रीडर फील भी करे। The American stranger's increasingly suspicious and confrontational behavior hits at the underlying tension between East and West and foreshadows potential conflict। कि वो बताता है कि कैसे अमेरिकन जो स्ट्रेंजर उसके साथ लाहौर कैफ़े में बैठा हुआ था, उसकी जो सस्पिशियस बिहेवियर था, उसको जो कन्फ्रंटेशनल यानी डिफेंस का जो उसका बिहेवियर था, कि अगर चंगेज़ कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, ही गोज़ इन अ डिफेंसिव पोज़ीशन और उसमें चला जाता था। तो वो सारी चीज़ें कैसे जो आगे आने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके उनकी दोनों की सोचों में, और तमाम चीज़ें जो दोनों दूसरी एक अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखता है और वो एक अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, तो वो कैसे आगे फोरकास्ट होगा, कैसे फोरशैडो होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवरऑल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट चंगेज। ऑब्वियसली द स्टोरी मोस्टली बेस्ड ऑन चंगेज, लेकिन उसके जो इवेंट्स उसको उसकी लाइफ में हुए, वो कैसे एक्सपीरियंसेस थे उसके और कैसे उसको इफेक्ट किया उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स ने और तमाम मामलात ने, एक्सपीरियंसेस ने, तो उसके बारे में ये बताता है, इंट्रोडक्शन देता है हमें, उसके कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के बारे में हमें बताता है। It establishes the novel's central theme and raises questions about identity,
cultural assimilation, and the impact of global politics on individual lives. That is very important, I think so, कि अगर कोई भी बंदा आज की दुनिया का अगर वो बिलोंग करता है, अगर वो इंटरनेट यूज़ करता है या सोशल मीडिया यूज़ करता है, सो उसको आइडेंटिटी somehow he feels identity crisis, cultural assimilations फील होती हैं if you are living in another country. और और अगर वो एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा सिटीजन ऑफ हिज ओन और हर ओन कंट्री बनना चाहता है या चाहती है, तो उसको ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बात और पता होना बहुत ज़रूरी है। बात बेशक ना भी करे, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको पता होगा यू यू हैव टू टॉक। सो अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है या अच्छा सिटीज़न बनना है, यू हैव टू नो अबाउट द ऑब्वियसली नेशनल पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ गुड स्टूडेंट। और उसका इम्पैक्ट फिर नॉवेल के अंदर कैसे इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर होता है, वो पूरा डिस्कस करेगा वो। और ऑब्वियसली ग्लोबल पॉलिटिक्स डजंट हिट यू मच इफ़ यू आर लिविंग इन योर ओन कंट्री, लेकिन इट हिट्स यू मोर रिगरसली अगर आप कहीं और रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं। The chapter sets the stage for a provoking exploration of post 9/11 realities and the effects of geopolitical events on personal and collective consciousness. Obviously, 9/11 is not the thing कि वो सिर्फ किसी एक चंगेज़ के लिए ही मुश्किल का बायस बना था, बल्कि वो बहुत सारे जो आई थिंक आई शुड से कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना था, बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन दैट इवेंट वो बहुत प्रोमिनेंट मुसलमानों की आई थी। वेदर दैट इज़ नॉट करेक्ट, वो डिबेट एक अलहदा है कि वो सही था या नहीं था, बट उसके अंदर देखने में फिज़िकल अपीयरेंस के तौर पे मुसलमान का नाम आता है और मुसलमानों का नाम आता है। सो वो इस्लामोफोबिया इसकी वजह से क्रिएट हो सकता है। सो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो सकती है। तो अगर आप करना चाहें तो आप कमेंट में जो है वो मुझे बता सकते हैं। सो हम इसके ऊपर डिफरेंट इसकी जो अप्रोचेज़ हैं उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से बहुत लंबी-लंबी कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, बिकॉज़ आई थिंक डिबेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट एंड स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट ऑफ English literature. Okay, so thank you so much for watching the video and have a great day ahead. May Allah give you all the happiness that you want in your life. Please do subscribe my channel and comment below.